आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम रक्त से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें देख लेंगे, फिर हम रक्त के संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर रक्त बनता कैसे है, जिसमें हम प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो इस वीडियो में हम रक्त का संगठन देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे बायोलॉजी का ब्लड चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर का 3 पार्ट बताएंगे। पहले पार्ट में ब्लड की बेसिक जानकारी देखेंगे और दूसरे पार्ट में ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का कैसे बनता है और तीसरे पार्ट में ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड की बेसिक जानकारी क्या है, आइए जानते हैं ब्लड की बेसिक जानकारी जो आपको पता होगा। ब्लड यानी कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। कहने का मतलब हुआ कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करके रखता है, हमारे एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट के कनेक्ट करने का काम करता है रक्त। समझ गया ना। रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है एवं pH मान 7.4 होता है। समझ गया ना। सभी कोई जानते होंगे कि pH मान 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय प्रवृत्ति का कहलाएगा और 7 से नीचे आएगा तो अम्लीय कहलाएगा और 7 होगा तो उदासीन कहलाएगा। अगला है समान व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। कितना होता है? टोटल शरीर का 7% भाग में रक्त पाया जाता है। समझ गए ना। मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति 100 kg का है तो उसमें 100% में 7% रक्त की मात्रा होगी उसके बॉडी में। समझ गए ना। मेल में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। समझ गया ना। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जानेंगे कि रक्त को जिस यंत्र से मापा जाता है, ये देखिए स्फेग्नोमैनोमीटर है, देख रहे हैं ना। ये जो है स्फेग्नोमैनोमीटर है। समझ गया ना। तो इससे क्या होता है ना कि रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? यही देखिए स्फेग्नोमैनोमीटर है। समझ गया ना। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त दाब 120/80 mm होना चाहिए। समझ गए ना। एक कोई भी व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम। समझ गए ना। जो हेल्दी व्यक्ति हो उसमें 120/80 mm रक्त दाब होना चाहिए। समझ गए ना। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। समझ गए, यानी कि बोन मैरो में। एक वयस्क मनुष्य है तो उसमें रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। देखिए ये जो है ना अस्थि मज्जा का फोटो है। समझ गया ना। और भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत में होता है। समझ गया ना। जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उस समय बच्चा को तो रक्त चाहिए ही, तो उस समय रक्त का निर्माण लीवर करता है। समझ गया ना। और आप पूछिएगा कि लीवर में भी कौन सा पार्ट करता है, तो ये भी हम बता सकते हैं। ये एमनियोटिक सेल पाया जाता है। समझ गए ना। वही रक्त का निर्माण करता है। समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे कहता है रक्त का संगठन। आगे जानेंगे रक्त का कितने संगठन है, क्या कंपोनेंट्स है। रक्त के 2 कंपोनेंट्स है। समझ गए ना। 2 संगठन है, एक प्लाज्मा हो गया, एक रुधिराणु हो गया। समझ गया ना। प्लाज्मा 55% होता है पूरे रक्त का। कितना परसेंट? 55% प्लाज्मा होता है और 45% रुधिराणु होता है। समझ गए। रुधिराणु होता है। ब्लड कार्पसेल्स होते हैं। समझ गया ना। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है, 0.01% ग्लूकोज होता है एवं 2% अन्न होता है। समझ गए ना। और रुधिराणु में 3 पार्ट्स होते हैं। समझ गए ना। 3 पार्ट्स WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। समझ गए ना। RBC रेड ब्लड सेल सभी कोई जानते होंगे, WBC वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स ये सब आप जानते होंगे। ये बेसिक जानकारी। समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसमें देखिए जो ये है क्या है, ये RBC है। समझ गया ना। ये क्या है? प्लेटलेट्स है। और ये जो है WBC है। समझ गया ना। और ये जो पीला पीला है प्लाज्मा ये है। समझ गए ना। तो इस तरह से हमने पिक्चर के माध्यम से समझा कि कौन क्या है, पहचानने के लिए जान गए। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा के बारे में जानेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा समझ गए ना, यह रक्त का तरल अवस्था है। कैसा अवस्था है? तरल अवस्था है, चूँकि इसमें 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। समझ गए ना, ये रक्त का तरल अवस्था पाए जाने वाला भाग है। इसमें 90% भाग जल होता है। बिलिरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। समझ गए ना, जो प्लाज्मा होता है ना उसका रंग पीला होता है, तो किसके कारण? तो बिलिरुबिन के कारण उसका रंग क्या होता है? पीला होता है। समझ गए ना। और उसमें सभी को जानते हैं कि प्लाज्मा में 90% जल होता है और ग्लूकोज और खनिज लवण ये दोनों मिलकर क्या हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। समझ गए ना। और ये सारे प्रोटीन है। देखिए थ्रोम्बिन हो गया, ये थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, फैम्ब्रिन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया, ये सारे के सारे प्रोटीन है। समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा फैम्ब्रिन थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। समझ गए ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। प्लाज्मा के कार्य के बारे में जानेंगे कि क्या कार्य करता है प्लाज्मा हमारे शरीर में। तो प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा का क्या कार्य है? तो प्लाज्मा हमारे शरीर में प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है। समझ गए ना। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। समझ गया ना। रक्त में प्लाज्मा जो है ना कि रक्त में क्या करता है? पीएच मान को संतुलित करके रखता है। समझ गया ना, एक निश्चित दाब बना के रखता है। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है। प्लाज्मा रक्त को थक्का बनने में यानी कि जमने में मदद करता है खून को। समझ गया ना। ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। समझ गया, ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। सीरम। देखिए सीरम क्या होता है ना कि प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमने वाला कारक फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीरम कहलाता है। समझ में आया ना कि प्लाज्मा में जो मौजूद फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो मौजूद था उसको हटा दीजिएगा ना, तो जो प्राप्त होगा वो सीरम कहलाएगा। समझ गया ना। देख रहे हैं, ये रक्त था, रक्त से क्या फाइब्रिनोजेन निकाल दिया गया। समझ गया ना। प्लाज्मा था और प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हटा दिया गया। समझ गया ना, तो ये क्या कहला? सीरम कहला गया। समझ गया ना। ये देखिए जो है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है। देखिए क्या कहता है। रुधिराणु, ब्लड कार्पसल। समझ गए ना। अब जानेंगे रुधिराणु के बारे में जानेंगे। तो यह रक्त का 45% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। समझ गया ना। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, 3 भागों हो गया। अब हम पहले भाग के बारे में जानेंगे। रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल्स होता है। समझ गए ना। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है और भ्रूण में यकृत में होता है आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ? पीलिया में होती है। समझ गया ना, इसलिए पीलिया को कब्रिस्तान भी कहा जाता है। समझ गया ना। चलिए आगे देखते हैं, आरबीसी के ही बारे में बताया गया है। कहता है खराब हुई आरबीसी पीलिया में जमा होकर नष्ट हो जाती। समझ गया ना। खराब जो हो जाता है, मृत आरबीसी होता है ना, तो वो मर जाता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए आरबीसी को कब्र या ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। समझ गया ना। इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। समझ गया ना। जब हमारे शरीर में आरबीसी मर जाता है ना, खराब होकर नष्ट हो जाता है, तो आरबीसी उसे क्या करता है? नष्ट कर देता है। खराब हो जाता है तो उसे नष्ट कर देता है और आरबीसी की कब्र ग्रेवयार्ड कहते हैं। इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद है। ऊंट लामा प्रजाति के जीवों में आरबीसी केंद्रक पाए जाते हैं। समझ गए ना। ऊंट और लामा जैसे जीवों में आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। समझ गए ना। ऐसे आमतौर पर केंद्रक नहीं पाए जाते आरबीसी में। समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे है द आरबीसी के बारे में ही पढ़ना है। कहता है एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45 से 55 लाख प्रति मिली घन मीटर होना चाहिए। समझ गए ना। एक सामान्य व्यक्ति में 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होना चाहिए आरबीसी। समझ गए ना। महिला में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होना चाहिए। आरबीसी मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, जिसके लिए इसमें
हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, समझ गए ना। आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जिसके लिए इसमें मौजूद होता है क्या, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। सभी को जानते होंगे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग लाल होता है, समझ गए ना। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। कितने चीज़ों से, दो चीज़ों से, हिमेटिन और ग्लोबिलिन, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ हिमेटिन का मतलब होता है, जानते हैं क्या होता है, हिमेटिन का मतलब होता है आयरन, समझ गए ना, आयरन होता है। और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है, समझ गए ना, प्रोटीन होता है, समझ गया ना। प्रोटीन होता है जो कि आयरन कितना 96% इसमें आयरन पाए जाते हैं और ये कितना पाया जाता है 4%, ये क्या होता है, ग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन पाया जाता है 4% हमारे हीमोग्लोबिन में, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दे दिया है ना, हीमोग्लोबिन में दो चीज़ से मिलकर बने होते हैं, समझ गए ना, हिमेटिन और ग्लोबिन से। कहता है यह लौह होता है, समझ गए ना, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। यह एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में विभिन्न भागों तक ले जाने के लिए कार्य करता है, समझ गए ना। हम तो पहले इस बात को बता दिए आपको। आगे है आरबीसी के बारे में जानना है। कॉकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त पाया जाता है। पूछ देगा कि कॉकरोच में कैसा रक्त पाया जाता है, तो सफ़ेद रंग का पाया जाता है, समझ गया ना। कॉकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त पाया जाता है जिसे हीमोफिली कहा जाता है, समझ गया ना, हीमोफिली कहा जाता है। याद रखिएगा, कॉकरोच के रक्त को क्या कहा जाता है, हीमोफिली कहा जाता है, हीमोफिलिप, समझ गया ना। ऑक्टोपस में नीले रंग के रक्त पाए जाते हैं। देखिए ये कॉकरोच हो गया, समझ गया ना, और ये ऑक्टोपस हो गया। ऑक्टोपस का रक्त कैसा होता है, नीला रंग का, देख रहे हैं नीले रंग का होता है। और इसके रक्त को क्या कहा जाता है, हीमोसाइनिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीमोसाइनिन। पूछ देगा कि ऑक्टोपस के रक्त को क्या कहा जाता है, हीमोसाइनिन कहा जाता है। पूछ देगा कॉकरोच के रक्त को क्या कहा जाता है, तो हीमोलिम्फ कहा जाता है, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है रक्त में आरबीसी नष्ट होना। देखिए रक्त में आरबीसी का नष्ट होना, समझ गए ना, हीमोलाइसिस कहलाता है। कोई भी चीज़ नष्ट होता है तो हीमोलाइसिस कहलाता है। कोई भी चीज़ निर्माण होता है ना तो वो पोइसिस कहलाता है, हीमोपोइसिस। जैसे आरबीसी के निर्माण की क्रिया को हीमोटोपोइसिस कहा जाता है और नष्ट होने की क्रिया को हीमोलाइसिस कहलाता है, समझ गए ना। कहता है सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। आप कभी इस बात को नहीं जाने होंगे, पर आज इस बात को जान रहे हैं कि सोते समय आरबीसी का रंग क्या हो जाता है, 5% कम हो जाता है, समझ गए ना। आरबीसी की संख्या सोते समय 5% कम हो जाती है। आगे जानेंगे कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है, समझ गए ना। कितना रोचक बात है ये सारी। इसलिए भाई चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसा फैक्ट कहीं मिलेगा नहीं दूसरा जगह, समझ गए ना। ये सब आप पहली बार सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ गए ना। तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना सके। अगला है आरबीसी की संख्या। आरबीसी की संख्या क्या होता है, घटना एनीमिया। क्या होता है ना, घटना एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या होता है जब हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कम जाती है तो एनीमिया नामक बीमारी होती है, समझ गए ना। एनीमिया लौह या अयस्क की कमी से खून की कमी हो जाती है, समझ गए। खून की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है, समझ गए। और बढ़ जाता है तो पॉलीसाइथीमिया कहलाता है ना। जब हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं, समझ रहे हैं। जब कोई गर्भधारण महिला है वो ज़्यादा ऊंचाई पे जाती है तो उसके त्वचा पे, समझ गए ना, धब्बे जैसा बन जाता है, धब्बे जैसा उसके शरीर पे, उसके त्वचा पे उग जाता है, समझ गए ना। आगे जानेंगे इसके बारे में और भी डिटेल से दिए गए हैं, समझ गए ना। आगे थैलेसीमिया के बारे में जानेंगे, समझ गए। थैलेसीमिया क्या होता है, कहता है बच्चों के माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग
यानी कि जो रक्त रोग होता है ना, रक्त से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है, जो माता पिता से मिला आनुवांशिक तौर पर जो मिलता है बीमारी को, उसी को क्या कहा जाता है? थैलेसीमिया कहा जाता है। इस रोग के होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, समझ गए न? जब किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया नामक बीमारी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में गड़बड़ी आ जाती है, समझ गए न? जिसके कारण रक्त क्षीणता यानी कि खून की कमी के कारण प्रकट होते हैं, खून के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, समझिए खून की कमी का लक्षण प्रकट होने लगता है थैलेसीमिया नामक बीमारी में। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है। बच्चा जन्म लिया और 3 माह की आयु के बाद ही इसकी पता चल जाती है। इस रोगी में बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार भारी बुखार चढ़ने की आवश्यकता होती है। बहुत बुखार, तेज़ी से बुखार आ जाता है, समझ गए? थैलेसीमिया में क्या हुआ, सिम्टम्स मिला, इसमें सिम्टम्स मिला, पहले सिम्टम्स मिला कि इसकी पहचान जैसे ही बच्चा का जन्म हुआ 3 महीना के बाद ही उसे क्या होगा, रोगी को शरीर में रक्त की भारी कमी होगी, और जिसके कारण बार बार उसे बुखार चढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बुखार आएगा, थैलेसीमिया, समझ गए ना? थैलेसीमिया क्या है? तो ये माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है, समझ गए ना? इस रोग में होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होना बंद हो जाता है, जिसके कारण रक्त की कमी हो जाती है, और रक्त की कमी होती है तो क्या हो जाता है, बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब इस तरह से आरबीसी की पूरी कहानी खत्म हुई। अब हम जानेंगे श्वेत रक्त के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स होते हैं। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु रक्त में ही होता है, जीवन काल 2 से 4 या 13 से 20 दिनों तक होता है, समझिए। इसमें केंद्रक जो होता है उपस्थित होता है। इसकी संख्या 8,000 से 10,000 के बीच होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 8,000 से 10,000 के बीच होती है। कार्य इसका क्या है बाबू? तो इसका कार्य है, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने का काम करता है, समझ गए ना? एवं रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, एवं रोगों से लड़ने का काम करता है, समझ गए ना? ये जीवाणुओं को नष्ट करती है, इसलिए इसे शरीर का रक्षक कहा जाता है, समझ गए ना? रक्त का पुलिस सैनिक का भी कहा जाता है, समझ गए? ये हमारे शरीर को जिस तरह से हमारे सैनिक बॉर्डर पर रह के रक्षा कर रहे हैं हमारी, उसी तरह से हमारे अंदर रक्त होता है। रक्त में डब्ल्यूबीसी होता है, जो सैनिक के भांति हमारे शरीर को रक्षा करने का काम करता है, समझ गए ना? चलिए और भी जानते हैं इसके बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या क्या रोचक बातें हैं। तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं, समझ गए ना? एक होता है कण युक्त होता है, एक आकणिका होता है, समझ ना? ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट 2 तरह के होते हैं, समझ गए ना? और ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, समझ गए ना? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल, समझ गए ना? और जो ये होता है अग्रेनुलोसाइट, ये 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स होते हैं, समझ गए? और ये लिम्फोसाइट्स भी 2 तरह के होते हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स है ये 2 तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, समझ गए? आगे जानेंगे। न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, समझ गए ना? 60 से 65% न्यूट्रोफिल पाया जाता है। बेसोफिल भी होता है, सबसे अधिक इसमें क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल पाया जाता है, और सबसे कम पूछ दे तो क्या हो जाता है? बेसोफिल की हो जाती है, समझ गए ना? मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, पूछ देगा कि सबसे बड़ी मोनोसाइट, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन है? तो मोनोसाइट हो जाएगा, समझ? और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन है? तो लिम्फोसाइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी इसकी रोचक बातें होंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करें। आगे है डब्ल्यूबीसी के बारे में ही है, देखिए न्यूट्रोफिल क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होता है, देखिए 65% न्यूट्रोफिल पूरे रक्त का, पूरे डब्ल्यूबीसी का 65% होता है, समझ गए नहीं? या बाहर से आने वाले जीवाणुओं पर सबसे पहले आक्रमण करती है, समझ गए ना? बाहर से कोई भी बीमारी आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, तो उस पर सबसे पहले न्यूट्रोफिल आक्रमण करता है और शरीर को रक्षा करती है उससे, समझ गए ना? बैक्टीरिया से रक्षा करने का काम न्यूट्रोफिल करता है। अगला है बेसोफिल। बेसोफिल सबसे कम संख्या में होती है, लगभग मात्र 1% में होती है। यह हमारे शरीर को एलर्जी से बचाने का काम करता है, समझ गए ना? बेसोफिल। अगला है इसिनोफिल। इसिनोफिल परजीवी प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा करती है। पूछ देगा कि इसिनोफिल किस से रक्षा करता है? तो प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा हमें प्रदान करता है। त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब त्वचा का संक्रमण हो जाता है तो इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है इसिनोफिल की संख्या में, समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या कहता है, आगे आग्रेनोसाइट WBC के ही बारे में जानना है। मोनोसाइट्स कहता है, मोनोसाइट्स यह सबसे बड़ी आकार की WBC होती है, घाव भरने में मदद करता है। जब भी किसी को घाव हो जाता है ना, तो WBC उसे भरने में मदद करता है। और ये भी जानिए कि ठंडे के मौसम में सेल डिवीजन की क्रिया बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए ठंडे के दिनों में देखते होंगे जब कहीं घाव हो जाता है तो बहुत तेज़ी से वो भर जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है, बाकी गर्मी के मौसम की तुलना में, समझ गए ना। तो आगे देखेंगे लिम्फोसाइट क्या कहता है। लिम्फोसाइट सबसे छोटी आकार की WBC होती है। लिम्फोसाइट कैसी होती है, तो सबसे छोटी आकार की लिम्फोसाइट होती है। इसे मेमोरी सेल के निर्माण करती है। क्या करता है, ये मेमोरी सेल का निर्माण करती है, समझ गए ना। आगे चलेंगे, आगे क्या कहती है देखेंगे। आगे देखिए है अब प्लेटलेट्स के बारे में, तो हम आपको बता दिए थे ना कि क्या होता है, लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स, समझ गए ना। चलिए आगे जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, यानी कि रक्त बिंबाणु के बारे में जानेंगे। रक्त बिंबाणु क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का रासायनिक वैज्ञानिक नाम क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट्स होता है ना। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है और इसका निर्माण अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु भी पीलिया में होता है, इसीलिए पीलिया को क्या कहा जाता है, इसीलिए पीलिया को कब्रिस्तान कहा जाता है, समझ गया ना। केंद्रक नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवन काल 3 से 5 दिनों का होता है। रक्त का जीवन काल कितना होता है, 3 से 5 दिनों का होता है। रक्त का कार्य थक्का जमाने में मदद करता है, समझ गया ना, थक्का जमने में मदद करता है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी में पाया जाता है। प्लेटलेट्स पूछ देगा कि प्लेटलेट्स किस में पाया जाता है, तो प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है प्लेटलेट्स, समझ गया ना। समान व्यक्ति की प्लेट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन माइक्रोमिलीलीटर होता है। डेंगू के बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से कमी आ जाती है, समझ गए ना। डेंगू नामक बीमारी होता है तो भारी संख्या में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और यदि जो किसी भी व्यक्ति को डेंगू नामक बीमारी हुई है तो उसे तरल फलों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए, जैसे कीवी हो गया, बकरी का दूध हो गया, और जो भी हो तरल का सेवन करना चाहिए। मसालेदार भोजन को नहीं खाना चाहिए, समझ गए, ये सब वर्जित माना जाता है। आगे जानेंगे, जब ब्लड नहीं जमता है ना, तो एक बीमारी होती है जिसका नाम हीमोफीलिया होता है, समझ गए ना। रक्त बिंबाणु से संबंधित बीमारी के बारे में जानेंगे। एक हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है, समझ गए ना। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। कैसा है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है जिससे शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जम नहीं पाता है, समझ गए ना। हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें कहीं कट गया, फट गया तो रक्त का जमाव नहीं हो पाता है और रक्त का बहाव निरंतर होते रहता है, समझ गए ना। इसके कारण चोट या दुर्घटना में जानलेवा साबित हो सकती है क्योंकि रक्त का बहना जल्दी बंद नहीं हो पाता है, समझ गए ना। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हीमोफीलिया सबसे पहले रॉयल की फैमिली में हुई थी। रॉयल एक इंग्लैंड की रानी थी, उसी में सबसे पहले ये बीमारी देखा गया था, समझ गया ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है, रक्त का थक्का बनने। आगे हम बस यहीं तक आज सेवा समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अगला वीडियो आएगा क्या चीज़ पे, तो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।